हेलो छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खुशमंगल होंगे और हमारे द्वारा हमारे चैनल GGSSS यूट्यूब का जो चैनल है इस पर ऑनलाइन स्टडी का कार्य किया जा रहा है। आप संतुष्ट होंगे। आज फिर से हम इस सफ़र में एक और टॉपिक लेकर आए हैं और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो किसी कक्षा का नहीं बल्कि प्रत्येक कक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो कक्षा 12 के इतिहास की बुक में भी वो मिल सकता है, कक्षा 10 में भी है, कक्षा 9 में भी है और कक्षा 6 तक है, यानी कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक है। उस टॉपिक का नाम क्या है हम करते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं। वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं। सिंधु सभ्यता के बाद एक युग आया था वैदिक काल, और उस वैदिक काल में हम राजनीति के बारे में जब पढ़ते हैं तो कुछ संस्थाएं थी जिसके द्वारा शासन चलाया जाता था। तो वैदिक कालीन राजनीति की संस्थाएं हमारे टॉपिक में दे रखा है। तो वो कुल मिला के वैदिक कालीन जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कितनी थी, उनका नाम है सबसे पहले सभा है, और सभा के पश्चात दूसरी है समिति। जब हम देखते हैं इतिहास में तो तीसरी विदत और कई परिषद नाम की संस्था का भी अपन को उल्लेख मिलता है। यानी वैदिक कालीन राजनीति को चलाने के लिए 4 संस्थाएं हुआ करती थी, और ये 4 संस्थाएं हुआ करती थी। चारों सभा है, समिति है, विदत है और परिषद है। वैसे तो सभी ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अधिकतर जो पाठ्यक्रम होता है हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ ये 2 दी गई है, और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो इन दोनों का ही पूछा जाता है। सभा और समिति से क्या तात्पर्य है, या फिर सभा और समिति में क्या अंतर है, यही पूछा जाता है। विदत वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इनसे भी पहले की प्राचीन काल की यानी पूर्व वैदिक काल की संस्था हुआ करती थी, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल तक खत्म हो गई थी। तो इनके बारे में छोटी सी अपन बात कर लेंगे, पहले इनके लिए करते हैं। ये जो तमाम संस्थाएं होती थी ये राजनीतिक संस्थाएं होती थी। उस काल में वैदिक काल में क्या होता था कि राजा के कार्यों पर यानी राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ये संस्थाएं निर्मित की गई थी। राजा की निरंकुशता पर, क्योंकि पहले राजतंत्र हुआ करता था। पहले क्या था, राजतंत्र हुआ करता था, और धीरे धीरे कहीं कहीं लोकतंत्र का हमें उदाहरण मिलता है। तो उस राजतंत्र में जो राजा निरंकुश होता था वो मनमानी करता था, तो उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए ही इन तमाम संस्थाओं का गठन किया गया था। अब ये संस्थाएं क्या थी, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जो संस्थाएं थी इनकी जानकारी हमें मिलती है। अब जब ऋग्वैदिक कालीन है तो ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथों से मिलेगी। अब ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ कौन से हैं, तो वो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ आता है ऋग्वेद। और तो ऋग्वेद से इनकी जानकारी मिलती है। एक है अथर्ववेद, सबसे अंतिम वेद अपने आता है अथर्ववेद। यानी ये जो संस्थाएं हैं सभा और समिति है इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से और अथर्ववेद से मिलती है। तो सवाल बनता है कि ऋग्वेद और अथर्ववेद से जिन राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है उनका नाम सभा व समिति है, कहीं विदत है। देखो इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद में इनके बारे में एक बात कही गई है कि इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको कहा गया है 2 पुत्रियां? सभा व समिति को। यानी सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये यहाँ से कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जब भी सभा व समिति का जिक्र होता है तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। आगे अपन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि आखिर सभा और समिति के जो ढांचा था क्या है, इनके कार्य क्या हुआ करते थे, तो ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक के
तमाम सामाजिक विज्ञान के बच्चे और इतिहास के बच्चे इस टॉपिक पर अवश्य ध्यान दें। ये अपने हो गए सभा, और इधर अपन लिख देते हैं समिति, सभा और समिति। ये तो देख लिया कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए थी। देखो सभा आकार में, आकार की बात की जाए तो सभा छोटी होती थी, सभा छोटी होती थी और समिति बड़ी होती थी। आकार की अगर बात की जाए तो सभा छोटी होती थी और समिति बड़ी होती थी। लेकिन मूल्य की बात की जाए, मूल्य की बात की जाए तो इसमें इसका खास महत्व था। मूल्य या महत्व की बात की जाए तो इसका खास महत्व था, और ये आम सभा आम हुआ करती थी, ये आम संस्था हुआ करती थी, ये खास हुआ करती थी। इसमें जो भाग लेने वाले थे, भाग कौन कौन लेते थे? इसमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ, श्रेष्ठ वरिष्ठ, आगे कहे तो अभिजात वर्ग, श्रेष्ठ वरिष्ठ या अभिजात, अभिजात वर्ग इसमें भाग ले सकता था। और ये जबकि कौन सी थी? जनसाधारण, जनसाधारण व जनप्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की सभा संस्था हुआ करती थी। ये इसमें श्रेष्ठ या उच्च पुरोहित या राजा इसमें भाग लेते थे, और ये जन साधारण व जनप्रतिनिधियों की संस्था हुआ करती थी। इसमें कभी कभी राजा भी भाग ले सकता था, इसमें कभी कभी राजा भी भाग ले सकता था। इसमें सभा में ऋग्वेदिक काल तक, ऋग्वेदिक काल तक तो ऋग्वेदिक काल तक स्त्री का इसमें उल्लेख होता है, यानी सभा में स्त्री भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल जिसमें सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, और बाद में तीनों जो वेद है वो उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में आते हैं। तो जो स्त्री की स्थिति थी वो ऋग्वेदिक काल में बड़ी अच्छी थी बजाय उत्तर वैदिक काल के। तो ऋग्वेदिक काल में स्त्री को स्थान सभा में होता था, बाकी उत्तर वैदिक काल में इनके उदाहरण नहीं मिलते हैं। ये है। और आगे बात करें अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें तो जो सभा थी, सभा के अध्यक्ष को कहते हैं सभापति, सभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, जबकि समिति के अध्यक्ष को कहते हैं ईशान, समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान व कोपति, समिति के अध्यक्ष को कोपति कहते हैं, ये सभापति। और जो इसके सदस्य थे, सभा के सदस्य थे, इनको सभासद कहते हैं, सभासद कहा गया है। ये न्याय पर चर्चा करते थे, न्याय पर चर्चा किया करते थे। चूंकि राजनीतिक संस्था थी तो ये अध्यक्ष और सभी सदस्य जिन्हें सभासद कहते हैं, ये न्याय पर चर्चा किया करते थे। जबकि ये जो सामान्य जो राजकीय कार्य थे, ये समिति के जो सदस्य या समिति के जो अध्यक्ष थे ईशान, और इसके साथ जो जनसाधारण के लोग थे, ये राजकीय विषयों पर चर्चा किया करते थे, राजकीय विषयों पर चर्चा किया करते थे। दोनों में अंतर है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख है? 8 बार उल्लेख है। तो यह भी एक बात आ जाती है, जबकि समिति का 9 बार उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सभा का 8 बार और समिति का 9 बार उल्लेख है। अथर्ववेद में एक जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में एक जानकारी मिलती है, अथर्ववेद में एक जानकारी मिलती है कि सभा के विषय में लिखा गया है, सभा के विषय में नरिष्ठा एक शब्द मिलता है, नरिष्ठा, नरिष्ठा एक शब्द मिलता है। और नरिष्ठा का जो तात्पर्य है वो हमारे लिए है कि इसका अनुउल्लंघन, यानी उल्लंघन करने योग्य नहीं, यानी इसमें जो कार्य उल्लंघन नहीं कर सकते आप, यानी इसमें जो डिसीजन इसमें निर्णय लिए गए हैं उनको मानना ही पड़ता है अनिवार्य। तो अथर्ववेद में सभा के विषय में नरिष्ठा शब्द मिला है जिसका अर्थ होता है अनुउल्लंघन। तो ये सभा और समिति के विषय में अपन ने पढ़ा है। ऋग्वेदिक काल में चर्चा की थी, ऋग्वेदिक काल में स्त्री को सभा में स्थान था और उत्तरवेदिक काल में समाप्त हो गई थी। तो कुल मिला के सभा छोटी, समिति बड़ी थी। सभा का जो महत्व था वो खास था, और ये जो आम सभा हुआ करती थी समिति आम संस्था हुआ करती थी, और इसमें श्रेष्ठ, वरिष्ठ और अभिजात वर्ग का
हस्तक्षेप हुआ करता था, वो भाग लिया करते थे सभा में, जबकि समिति में जनसाधारण की सभा थी, है जनमानस की सभा थी, और ये नीचे लेवल पे हुआ करती थी। कभी कभी जनप्रतिनिधि भी इसमें भाग लिया करते थे, और इसमें जो सभा का सदस्य था उसको सभापति कहते, सभा के सदस्यों को सभासद और सभापति का जो अध्यक्ष था उसे सभापति कहते थे, जो कि सामान्य रूप से न्याय के बारे में निर्णय लिया करते थे। और समिति का अध्यक्ष ईशान था, जो कि राज के विषयों पर चर्चा किया करते थे। तो ये अपने दोनों हो जाती है। लेकिन हम तीसरी और महत्वपूर्ण, हालांकि पाठ्यक्रम में वो 12th में है नहीं, बाकी उस पर भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, विदत पर। विदत क्या है? देखो, विदत भी एक वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था में आती है। सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन थी। जब सभा और समिति अस्तित्व में थी तब लगभग ये विदत समाप्त हो चुकी थी। हालांकि कालांतर में, या यूं कहे उत्तर वैदिक काल में, सभा व समिति पर भी कुलीन वर्ग का आधिपत्य हो गया था, तो उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी। विदत का जो कार्य था, विदत में ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख है। अर्थात ऋग्वेद जो कि प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें अगर 122 बार उल्लेख है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये प्राचीन संस्था थी सभा व समिति की अपेक्षा। इसके जो कार्य थे, लूट के जो माल होता था, लूट का सैनिक द्वारा, यानी सैनिकों द्वारा लूट का जो माल होता था उसके वितरण का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। और इसमें भी स्त्रियां भाग लिया करती थी, लेकिन ऋग्वेदिक काल तक। और ऋग्वेदिक काल के बाद में स्वयं विदत का भी अस्तित्व समाप्त हो गया था और इसमें महिलाएं भाग नहीं लिया करती थी। अर्थात आज हमने वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं वैसे तो 4 हैं, सभा, समिति, विदत और परिषद। तो सभा और समिति को तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बिल्कुल जो डिफरेंस था, अंतर था, वो देखा है। और विदत के बारे में आपके हित हेतु हमने थोड़ा सा बताया है। तो इन तमाम को आप लिखिए, पढ़िए, और फिर से हम कुछ ऐसा टॉपिक आगे महाजनपद या जनपद लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें अलविदा। धन्यवाद।